हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट हमने करंट रेशो हम लोग पढ़ रहे थे। लास्ट जो हमारा लेक्चर था, अब इस करंट रेशो का हम एक और एग्जांपल कर लेते हैं तो हमें बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। निम्न संख्याओं से चालू अनुपात की गणना कीजिए। एग्जाम्पल दे रखा है आपको, हमें ये समंक दे रखे हैं। इसमें हमारे पास सन्ड्री डेटर्स हैं 35,000 के, बिल पी हैं 15,000 के, इन्वेंट्रीज़ हैं हमारे पास 20,000 की, ठीक है। और हमारे पास सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं 25,000 के, और हमारे पास प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं 20,000 के, डिबेंचर्स हैं 80,000 के, एक्रूड इनकम है 5,000 की, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं 10,000 के। अब हमें क्या निकालना है इससे? करंट रेशो। एंड व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ करंट रेशो? करंट रेशो का फार्मूला क्या है? करंट लाइबिलिटीज अपॉन करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। तो हम करंट एसेट्स में करंट लाइबिलिटी का भाग दे देते हैं तो हमें करंट रेशो ज्ञात होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? करंट एसेट। और करंट एसेट्स कौन कौन सी होती हैं? डेटर्स प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस प्लस एक्रूड इनकम प्लस इन्वेंट्रीज। ये आपको शुरुआत में जो फर्स्ट हमने चार्ट दिखाया था उसके अंदर से आप बार बार करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। करंट एसेट्स क्या क्या हैं? अब आप देखिए, सन्ड्री डेटर्स कितने के हैं? 35,000 के। फिर हमारे पास बिल्स पेबल हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, सब एक साथ इसके अंदर दे रखा है। सन्ड्री डेटर्स हमने ले लिए 35,000 के, बीपी उसमें आएगा। इन्वेंट्रीज देखिए कितने की हैं? 20,000 की इन्वेंट्रीज ले ली हमने। इसके बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस ले लिए, ठीक है। इसके बाद आप देखिए क्या चीज़ है? डिबेंचर्स हैं और एक्रूड इनकम है। एक्रूड इनकम कितने की है? 5,000 की, ठीक है। एक्रूड इनकम ले ली, प्लस इन्वेंट्रीज तो हमने पहले ले ली थी। तो सन्ड्री डेटर प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस प्लस एक्रूड इनकम प्लस इन्वेंट्रीज। सन्ड्री डेटर्स हैं हमारे 35,000 के, प्लस हमारे पास प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं 20,000 के, प्लस हमारे पास एक्रूड इनकम है 5,000 की, प्लस हमारे पास इन्वेंट्रीज हैं 20,000 की। इनका जोड़ लगा लो आप, 35 और 5 40 और 20 60 और 20 80,000, ठीक है। अब करंट लाइबिलिटीज़ आप देखिए, करंट लाइबिलिटीज़ कितनी हैं? सन्ड्री क्रेडिटर प्लस बिल्स पेबल प्लस आउटस्टैंडिंग। सन्ड्री क्रेडिटर्स देखिए कितने के हैं, लास्ट में आपको दे रखे हैं क्वेश्चन में 25,000 के, प्लस बिल्स पेबल बीपी सेकेंड पॉइंट है हमारा 15,000 के, प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आप देखिए कितने के हैं, लास्ट पॉइंट है इधर 10,000 का। 25 15 प्लस 10,000 कितने हो गए? 25 15 और 10 25 25 50,000। अब आप अपने फॉर्मूले में रख सकते हैं करंट रेशो के, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू क्या है? करंट एसेट्स थी हमारी 80,000 की और करंट लाइबिलिटीज़ हमारी 50,000 की। तो आप इसमें रेशो निकाल लीजिए कितना आएगा। 8 0 0 कट गए और 8 में हम भाग देंगे 5 से, तो 5 एकम 5 और 1.6:1, ठीक है। ये हमारा रेशो आएगा। आगे बस समझ में? तो आप इसको सॉल्व करते रहेंगे तो आपको आएगा। एग्जाम्पल 3 हम लेते हैं। प्रीति लिमिटेड जो है 31 मार्च 2014 को करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी 80 और 40 थे। निम्नलिखित सौदे का प्रीति लिमिटेड के चालू अनुपात पर व्यक्तिगत एवं सामूहिक प्रभाव बताइए। हमें सामूहिक प्रभाव पड़ रहा है। हमें इन्होंने रेशो दे रखा है, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी दे रखी है 80 और 40,000, और ये कह रहा है कि फिर हमारे रेशो पे क्या फ़र्क पड़ेगा। अब हमारा करंट रेशो करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़, अब पहले रेशो निकाल लो। फर्म के इन व्यवहारों को पूर्व चालू अनुपात निम्न प्रकार ज्ञात होगा। करंट एसेट्स कितनी दे रखी है? 80,000, और करंट लाइबिलिटी कितनी दे रखी है? 40,000। तो हमारा रेशो कितना हो गया? 2:1। आगे बस समझ में आया? पहले ही करंट रेशो निकालो 2:1। फिर हम एक एक पॉइंट लेंगे और देखेंगे कि उससे हमारे जो रेशोज़ हैं उन पर क्या फ़र्क पड़ेगा। अब फर्स्ट पॉइंट क्या है? नए भवन का 30,000 में नगद क्रय, 30,000 में नगद क्रय। अगर हम बैलेंस शीट हमारे सामने रखें तो क्या होगा? बिल्डिंग ऐड हो गई और हमने उसे 30,000 में ख़रीदा है, तो जो हमारा कैश था उसमें से हमारे 30,000 गए, है ना। और कैश किस में आता है? असेट्स में आता है।
तो अब आप देख लो, असेट्स हमारी कितनी थी, 80,000 थी। 80,000 में से हमने 30,000 खर्च करके भवन खरीद लिया। भवन तो फिक्स्ड असेट्स है, तो हमारे इस रेशो पे उसका कोई महत्व नहीं है, हमारे पास तो बस कैश गया है, ये हमें प्रभाव हुआ है। तो 80 में से 30 के कितने बचे, 50,000। ठीक है, अब हम नया एक रेशो निकालेंगे, 50,000 डिवाइडेड बाई 40,000, दैट इज़ 1.25:1। आप भाग दे के देख लीजिए। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, मशीन का 10,000 दीर्घकालीन बैंक ऋण के माध्यम से क्रय। 10,000 मशीन दीर्घकालीन बैंक ऋण खरीदने पर चालू संपत्तियों, चालू दायित्वों में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अतः चालू अनुपात प्रभावी नहीं होगा। उसने क्या खरीदा है, मशीन खरीदी है, मशीन से फिक्स एसेट्स उसमें चली जाएगी मशीन। और क्रेडिट खरीदा है, क्रेडिट भी उसने कैसे लिया, दीर्घकालीन बैंक ऋण है, तो दीर्घकालीन तो इसमें आता ही नहीं है, इसमें तो सिर्फ क्या आता है, अल्पकालीन आता है। नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट पेज पे 10,000 का अंतिम लाभांश क्या कह रहा है, 10,000 का अंतिम लाभांश का भुगतान तथा 1,000 लाभांश कर का भुगतान, इसका क्या प्रभाव होएगा। थर्ड पॉइंट है ना, 10,000 का फाइनल डिविडेंड चुकाना तथा उस पर 1,000 डिविडेंड टैक्स से चालू संपत्तियों, चालू दायित्वों पर क्या होगा, 11,000 से घट जाएंगे, अतः नया चालू अनुपात क्या होगा, देख लीजिए आप लोग। करंट एसेट्स में से 80 में से 11,000 गए तो कितने बचे, 69,000। और करंट लाइबिलिटी में से 11,000 गए तो कितने बचे, 29,000। तो क्या हो गया, 2.38:1। फाइनल डिविडेंड चुकाने के बाद, चुकाया है तो उधर तो कैश कम हुआ है और उधर हमारी जो लाइबिलिटीज़ थी वो भी कम हो गई, तो इसलिए 2:38:1 आ जाएगा, 2.38। ठीक है। फोर्थ पॉइंट ये क्या कह रहा है, देखिए आप, फोर्थ पॉइंट ये कह रहा है कि व्यापार योग्य माल का उधार क्रय। व्यापार योग्य माने दैट इज स्टॉक टाइप। व्यापार सामग्री उधार खरीदने पर क्या होगा, एक तरफ तो स्टॉक भी होगा, है ना, 5,000 का बढ़ जाएगा, और कैश भी उधार खरीदा है तो लाइबिलिटी बढ़ जाएंगी दूसरी तरफ, करंट लाइबिलिटी। देखो उधार खरीदा है तो कैश से हमने करा नहीं है सौदा, तो इस साइड तो कुछ भी हमारा प्रभाव नहीं होगा, उधर हमारी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। तो क्या होगा नया चालू अनुपात, करंट रेशो। उधार खरीदा है करंट एसेट्स, क्योंकि व्यापार सामग्री ना स्टॉक में बढ़ोतरी हुई है, समझ गए ना आप। ऐसे कुछ बड़ी मशीन या कुछ और चीज़ प्लांट था तो वो तो फिक्स्ड उसमें चला जाता, कैश कम होता यहाँ, है ना। और यहाँ पे इसने क्या खरीदा है, उधार खरीदा है। तो उधार खरीदने से क्या हुआ है, 80,000 प्लस 5,000 तो स्टॉक में बढ़ गए, यहाँ पे तो बढ़ गए तो प्लस हो गया। और करंट लाइबिलिटीज़ चूँकि हमने उधार खरीदा है तो 40 प्लस, अगर हमने कैश खरीदा होता तो दोनों ही बराबर हो जाता, समझे। कैश खरीदते कोई संपत्ति 40 की खरीदी है तो वैसे फर्क नहीं होता, केवल कैश कम होता। 40 प्लस 5,000 कितना हो गया, 45,000। अब 85,000 डिवाइडेड बाई 45,000, तो हमारा रेशो आएगा 1:0.89:1। उपयुक्त चारों व्यवहारों का सामूहिक प्रभाव क्या होगा। करंट असेट्स में पहले 80,000 में से 30,000 माइनस हुए, फिर 11,000 माइनस हुए, फिर प्लस 5,000, तो कितना हो गया, 44,000। करंट लाइबिलिटी की बात करें तो 40 में से पहले 5,000 माइनस 11,000 इज इक्वल टू 34,000। 44,000 अपॉन 34,000 इज इक्वल टू 1.29:1। इस प्रकार करंट रेशो इन व्यवहारों के पूर्व 2:1 था, लेकिन इन व्यवहारों के बाद इनके प्रभाव घटकर अगर हम एग्रीगेट या ओवरऑल रिजल्ट देखें तो 1.29:1 हो गया। करंट संपत्तियों में और करंट चालू संपत्तियों और चालू दायित्वों में कोई भी परिवर्तन होने पर हमारा चालू अनुपात प्रभावित होगा, ये हमें ध्यान रखने योग्य बात है। और हमारा आदर्श अनुपात क्या है, 2:1। ओके, नेक्स्ट रेशो जो है हम अगले उसमें पढ़ेंगे। ओके।